हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुनील कसवा। आई एम फ्रॉम बीकानेर। मैं अभी कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री की पोस्ट पे हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हेलो एल्केन हेलो एरिन का शॉर्ट वीडियो, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 6 नंबर का आता है। इसमें किसी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो जो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इसके अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दे रखे हैं वो सारे टॉपिक आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इसके लिए 25 से 30 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। इसमें सारा चैप्टर पूरा एक जो समरी है वो दे रखी है, वो सारा कवर अप हो जाएगा। तो इसका चैप्टर को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें मैं कुछ चीज़ें इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं इसके बारे में बताता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये रहने वाले हैं कि पहला जो स्टेप है या पहला जो चैप्टर का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर रहने वाला है। क्लासिफिकेशन में आपका ये हेलो एल्केन हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फिर इसका नोमेनकल्चर हो जाएगा, और फिर इसका नोमेनकल्चर के बाद में सेकंड जो रहेगा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड रहेगा। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के अंदर क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी इसके अंदर। और ये सारे जो टॉपिक इसमें दे रखे इसका एक्सप्लेनेशन अगले नेक्स्ट स्लाइड में मैं करने वाला हूँ। और अगला नेक्स्ट जो दे रखा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन का दे रखा है। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट इसमें दे रखा प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से हैं। फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे, और फ्रॉम एल्किन से, फ्रॉम हेलो एल्केन से, और हेलोजन एक्सचेंज। और इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी दे रखे हैं, फिंकेलस्टाइन है और स्वार्ट रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसको पूछा गया है। और नेक्स्ट दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन के बारे में दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन में एक तो पहले दे रखा है ईएसआर का दे रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, और सेकंड इसका दे रखा है सैंडवेर और गाटरमान रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन में आ जाती है। अब इसका एक जो रिएक्शन दे रखी है सैंडवेर और गाटरमान, ये एक तो इस चैप्टर में, ये एक एमीन वाले चैप्टर में भी इसका सेम रिएक्शन दे रखा है। दोनों की रिएक्शन एक ही जगह याद कर लेना इसका। नेक्स्ट दे रखा है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का, ये दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट इसमें अपन थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर लेते हैं। पहला इसमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, और थर्ड इसका दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी का ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछते हैं या पूछते भी नहीं है, नया के बराबर पूछते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन दे रखी है इसमें। केमिकल रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो केमिकल रिएक्शन से नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इसका किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, इसका रिएक्टेंट और रिएजेंट देके इसका प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर SN1 और SN2 दे रखा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आपको पता ही है कि बोर्ड का पैटर्न जो है इसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो SN1 और SN2 को कई बार MCQs में भी पूछा गया और इसकी मैकेनिज्म सहित भी पूछ लिया गया, तो इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके बारे में पूछ रहे हैं, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं। और थर्ड इसका दे रखा है एम्बिडेंट एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक आपको दे रखा है, जिससे इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर अपन इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। और तीसरा ये दे रखा है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में रीजन्स फॉर लो रिएक्टिविटी, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, ऑर्थ एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है इसका। और इसके बाद में दे रखा है हुड्स फिटिंग एंड हुड्स रिएक्शन एंड हुड्स फिटिंग रिएक्शन दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में भी एक है टॉपिक एक और ऐड करना चाहिए तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी टॉपिक इसमें साथ में आ जाएगा। और इसमें एक दे रखा पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में। पॉली हेलोजन कंपाउंड आपको बताइए, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जैसे लाइक DDT हो गया, डाइक्लोर डाई एथेन ट्राइक्लोरो एथेन हो गया इसमें, और इसमें एक हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फ्रियोन्स हो गया। ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इसमें। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड से अब देखो, अब अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे ये शॉर्ट टाइप का जो नोट्स भी होंगे, तो इसको अपन क्या कि एक्सप्लेन करते आगे बढ़ेंगे इसमें। तो पहला इसमें दे रखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन शॉर्ट नोट्स, और क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर दे रखा है। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर में क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसमें एक तो ये दे रखा है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मोनो हेलो,
डाई हेलो, ट्राई हेलो, तो ये क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हो जाएगा। मोनो हेलो का मतलब हेलोजन नंबर ऑफ 1, और डाई हेलो का मतलब हेलोजन नंबर ऑफ 2, और ट्राई हेलो का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन 3 हो जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा इसका जो पार्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन का, ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे इसका आप अगर देखे जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है sp2 वाले के साथ में। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला होता है। लाइक यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसमें बेंजीन के साथ में हेलोजन डायरेक्ट अटैच किया गया है। यहाँ पे हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा sp2 वाला, और बाकी सारे आ जाएंगे sp3 वाले आ जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट अगर इसको और थोड़ा क्लासीफाई करें तो इसका प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्सरी या 3 डिग्री इसमें अपन कर सकते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इसका टाइप देखते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि एल्किल ग्रुप के साथ में डायरेक्ट हेलोजन का अटैच होना, ये एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें दे रखा है कि एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या करना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो sp3 वाला होना चाहिए। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कॉमन नेम से डायरेक्ट आईपीसी नेम पूछ लिए जाते हैं, आईपीसी से कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं, या आईपीसी नेम से इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन आए यहाँ पे एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एलाइलिक में क्या ध्यान रखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से, उसका हाइब्रिडेशन sp3, और sp3 के आगे डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। इसके नेक्स्ट में देखते हैं। दूसरा एलाइलिक वाला बता दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में एक sp3 फिर हेलोजन होना चाहिए। दूसरा है विनाइलिक। विनाइलिक में क्या ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्ट हेलोजन अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। इसका कई बार क्वेश्चन आया गया कि विनाइलिक क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाइए, विनाइलिक क्लोराइड का आईपीसी नाम बताइए, एलाइलिक क्लोराइड का आईपीसी नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएगी। और बाकी इसमें जो आईपीसी नेम, जो आईपीसी नेम सबके लिए कॉमन रूल रखता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना आईपीसी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं इसमें। इसमें जैसे मान लो इसका आईपीसी अगर नाम करें तो आईपीसी एक सिस्टमेटिक तरीके से नाम देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्केन देखना आपको। तो इसका अगर नाम किया जाए तो मेथ, एथ, प्रोफ, और 2 पे क्या है हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे लाइक कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हेलो प्रोपेन हो जाएगा। हेलो जो भी होगा आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये हो जाएगी, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड की नेचर के बारे में देखते हैं। CX बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसकी नेचर कैसे होती है और ऐसी नेचर के पीछे क्या रीजन है उसके बारे में देखते हैं। CX बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। इसमें क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो इसमें पोलर बॉन्ड बन जाता है। पोलर क्यों बन जाता है, क्योंकि हेलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हेलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये पुल करता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पोलर बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर दे रखा है, अलग अलग हेलोजन के लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अलग अलग दे रखा है। जैसे CF में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, फिर उसके बाद में CCl के बाद CCl, और उसके बाद में CBr, उसके बाद में CI दे रखा है। हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, कार्बन आयोडीन की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, कार्बन फ्लोराइड की होती है। तो बॉन्ड लेंथ सबकी इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा लार्ज होगी बॉन्ड उतना ज्यादा वीक होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसकी होती है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक होगा तो उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी गुण ज्यादा होता है इसमें। अब इसमें देखो
इसमें बॉन्ड लेंथ कम है तो इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की तरफ। प्रिपरेशन मेथड देखते हैं हेलो एल्केन के लिए। तो फर्स्ट जो दे रखा है, पहला जो मेथड दे रखा है फ्रॉम एल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में दे रखा है। अब इसमें एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल अलग अलग ले सकते हो आप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले सकते हो। और हेलोजन ले लिया, हेलोजन एसिड ले लिया, हेलो एसिड ले लिया, यहाँ पर HX ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर होता है, तो ये हाइड्रोजन करेगा अटैक इसके ऊपर, और यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये हेलोजन R के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे RH का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग रिएजेंट लिए जाते हैं। कौन कौन से रिएजेंट लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl प्लस ZnCl2। अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया, तो इसके अंदर इसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट, नाम दिया जाता है इसका। इस रिएजेंट का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। दूसरा आप यहाँ पे HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। अगर आपने SOCl2 ले लिया, SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इस केस में एक स्पेशल नाम हो जाता है, नेम रिएक्शन डार्जन रिएक्शन, जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इतने सारे रिएजेंट से अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि रिएजेंट अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया तो इस केस में इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपने SOCl2 ले लिया तो इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है जिसको कहते हैं डार्जन रिएक्शन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्किल क्लोराइड बनाने वाली सबसे अच्छी जो विधि है, सबसे अच्छा जो मेथड है वो डार्जन रिएक्शन होता है इसमें। और बाकी आप PCl3 और PCl5 दोनों का यूज करके आप हेलो एल्केन को बना सकते हो। तो ये इसमें दे रखा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है। अब इसमें ये हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया गया, तो इस तरह से आप बना सकते हो। डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं वापस से इसकी एक रिएक्शन लिख देता हूं। एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में SOCl2 के, और इसमें अपन लेते हैं पेरिडीन की प्रेजेंस लेते हैं, पेरिडीन की प्रेजेंस रखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड बनता है और साथ में SO2 प्लस HCl बनता है, SO2 प्लस HCl बनता है। अब इसमें जो एल्किल क्लोराइड का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डार्जन रिएक्शन है। इसमें इसलिए माना जाता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि पिरिडीन लेते हैं और इसका बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसीय फॉर्म में होता है, तो इजीली इससे सेपरेट हो सकता है। तो बाकी जो अपना मेन प्रोडक्ट है एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना, और इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और इसमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है ल्यूकास टेस्ट बोल के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो ये चीज दो ध्यान रखना। इन इतने सारे रिएजेंट में मेन इंपॉर्टेंट है ल्यूकास और डार्जन वाला, ये चीज ध्यान में रखना। हाँ बच्चों, एल्कोहल के बाद में दूसरा जो प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से बनाने, एल्केन से प्रिपरेशन मेथड कैसे करते हैं। एल्केन से एक चीज हमें से ध्यान रखना, इसकी जो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्टेप वाइज ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसकी अगर पूरी मैकेनिज्म में चले तो पहला स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपागेशन, तीसरा चेन टर्मिनेशन। यहाँ पे चेन कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद में। तो यहाँ पे अगर इसके बात करें तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एल्केन लेना है और एल्केन के साथ में हेलोजन की रिएक्शन करवानी है, हेलोजन की रिएक्शन है। और प्रेजेंस आपको रखनी है सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी चाहिए। और इसकी मैकेनिज्म अगर ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, समझ गए ना। एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको होती है एंटी मार्कोनिकॉफ में, वो आगे बताया जाएगा आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। HNU की प्रेजेंस में रखना है हेलोजन। अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना। इसके अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से, और कुछ नहीं करना, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3X हो जाएगा और साथ में HX बन जाएगा। अब इसमें इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हेलोजन पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे जो हेलोजन आप ले रहे हो, ये हेलोजन में फ्लोरीन है,
ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी मैंने लिख दिया बच्चों, देखो इधर। अब यहाँ पे हेलोजन आपने लिया, जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ये अपना आप ये अंधेरे में रिएक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। क्लोरीन के रिएक्टिविटी के लिए क्या करना है कि सनलाइट की थोड़ी सी प्रेजेंस रखनी, बहुत ज्यादा वाली नहीं रखनी। ब्रोमीन के केस में क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस अच्छी खासी रखनी है, लगभग जितने 12-1 बजे की धूप ज्यादा होती है उस टाइम की ये रखनी है। और आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता ही नहीं है, इसकी रिएक्शन करवाने के लिए दूसरे रिएजेंट का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए आयोडीन को नहीं लेते अपन। और फ्लोरीन को इसलिए नहीं लेते, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसको इतनी रिएक्टिविटी होती है, इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जनरली अपन क्या लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आप कोई सा भी ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 कार्बन का CH3 CH2 CH, और मैं इसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा। अब आपको देखना है कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको कार्बोकेटाइन की जैसे देखना है, जैसे आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन के जैसा आपको फ्री रेडिकल में देखना है। पहले से तो ये देखो फ्री रेडिकल होता क्या, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन मान लो ये बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल आप अगर यहाँ पे बनाओगे लास्ट वाले कार्बन पे तो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, अगर बीच वाले कार्बन पे बनाओगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। तो आपको मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बनता है। तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब आप इसमें अगर रिएक्शन करवाओगे तो इसमें ये 1 डिग्री वाला नहीं बनाना है, ये आपको 2 डिग्री वाला बनाना है। 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल कब बनाओगे, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओगे, हाइड्रोजन का रिप्लेस किससे करवाना है, हेलोजन से। हेलोजन अपना क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। तो आपको सिंपल मेथड यूज करना है और सनलाइट की प्रेजेंस रख देना, थोड़ी बहुत रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH3 और ये Cl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाए। अब कभी कभार क्या होता है इसकी रिएक्शन करवा के बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC नेम पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब इसका IPC अगर नाम पूछा जाए तो 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, इसका IPC नाम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ये प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। या नेक्स्ट जो दे रखा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्किन, एल्किन से आपको हेलो एल्केन बनाना है। इसको बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एडिशन ऑफ HX। इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ 2 रूल दे रखे। इसका सिंपल तरीका बताता हूं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज करने, कब अप्लाई करना है आपको। अब यहाँ पे पहली चीज तो आपके पास में ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल वाला नहीं लेना है आपको। अनसिमेट्रिकल एल्किन मैंने जैसे ले लिया CH3 CH2, ये मैंने ले लिया एल्किन। अब इसके साथ में मैंने ले दिया HX, हेलोजन एसिड ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, डबल बॉन्ड अगर बाहर वाले कार्बन की तरफ ब्रेक कर रहे हो तो पीछे आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है 2 डिग्री वाला, और डबल बॉन्ड का अगर अंदर वाले कार्बन पे ब्रेक कर रहे हो तो बाहर 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करनी कार्बोकेटाइन की, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ अगर मैंने यहाँ पे बाहर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो मेरा कार्बोकेटाइन पीछे वाले कार्बो पे बनेगा, और जो मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। और हेलोजन एसिड का जो आप ब्रेक करवाओगे H+ और X-। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपोजिट चार्ज के साथ में बॉन्ड बना देना, इस माइनस के साथ में इसका प्लस और इसका माइनस इसके प्लस के साथ में आप बना देना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये CH3 CH X और ये आपका CH3।
अब मार्कोनिकॉफ रूल अगर लैंग्वेज में पूछा जाए तो इसमें ये आपको लैंग्वेज में अगर पूछा जाए तो ये ध्यान देना है कि HX के अंदर हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड होगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो नया आने वाला हाइड्रोजन वहां पे अटैच्ड होगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो पहले हाइड्रोजन कितने दो और आने वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे तीन। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ समझो या फिर आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का कोडिंग प्रोडक्ट बनाओ, वो आपकी सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको ध्यान देना है कि मार्कोनिकॉफ के एक अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ एक सिंपल रूल बताता हूं इसमें, बाकी कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं आएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको देखना है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन लेना है और इसमें आपका HBr और HBr के साथ में प्रोक्साइड लेना है। प्रोक्साइड लाइक H2O2 या R2O2 ये हो जाएगा, ये प्रोक्साइड लेना है। अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सिर्फ सिंपल दो चीज ध्यान रखनी चाहिए, HBr होना चाहिए, HBr के साथ में प्रोक्साइड होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कहीं पर भी आपका जो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने वाला मेथड हो तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का कोडिंग ही बनाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ का सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे मार्कोनिकॉफ का आपने बनाया कि हेलोजन आएगा बीच वाले कार्बन पर, तो एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा बनाना प्रोडक्ट। इसका उल्टा प्रोडक्ट क्या बनाओगे, हेलोजन बीच वाले कार्बन पर ना आके लास्ट वाले कार्बन पर आएगा। तो इसमें इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, वापस फिर से एक बार देखना। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा हेलोजन जो है Br बीच वाले कार्बन पर लगा दोगे तो ये मार्कोनिकॉफ हो जाएगा या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का कोडिंग हो जाए। तो मैं हेलोजन बाहर लगा रहा हूं, तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3CH सिंगल बॉन्ड और CH2Br, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, कभी HBr देके प्रोक्साइड दे देता है, कभी प्रोक्साइड नहीं देता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, HBr होना चाहिए उसके साथ में प्रोक्साइड होगा तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, अदरवाइज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया एडिशन ऑफ HX मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ हेलोजन फ्रॉम विसिनल और डाइहेलाइड। विसिनल और डाइहेलाइड में क्या करना, देखो अब इसमें दूसरा, इसमें एल्कीन ही लेना है, एल्कीन से बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी ब्रोमीन से करवा दी, ब्रोमीन से करवा दी। ब्रोमीन से जैसे रिएक्शन होगी, ये एक स्पेशल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है कि दोनों ब्रोमीन को दोनों कार्बन पर अटैच कर दो, दोनों ब्रोमीन को दोनों कार्बन पर एक एक करके अटैच कर दो। तो ये हो जाएगा CH2 Br Br। तो ये पूरा एक अलग रिएक्शन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दोनों हेलोजन यहाँ पे ऐड हो गए दोनों कार्बन के ऊपर। तो जब एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन होता है तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच्ड होता है तो इसको जेम डाइहेलाइड बोला जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है एक तरह से। ब्रोमीन का पहले कलर होता है रेड ब्राउन कलर होता है, जब भी आप इसके साथ में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास में जो हाइड्रोकार्बन लिया है वो अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्डेड कार्बन वाला है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में सबसे पहले दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, ESR के बारे में दे रखा है। तो ESR के बारे में दे रखा है। तो ESR के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने ले लिया बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ में हेलोजन ऐड करना है। हेलोजन लाइक मैंने क्लोरीन को ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ना है। अब यहाँ पे लेना है मुझे एनहाइड्रस AlCl3
3 लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। ये क्या करेगा, ये एक Cl माइनस को ट्रैप कर लेगा, तो यहाँ से Cl माइनस को ट्रैप करेगा तो यहाँ से जनरेट होगा Cl प्लस। Cl प्लस हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन जो होती है, बेंजीन रिंग, ये सिमेट्रिकल होती है और बेंजीन रिंग सिमेट्रिकल होने की वजह से 6 कार्बन में से कहीं पे भी आप यहाँ पे Cl को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका हेलोएरिन बन जाएगा। हेलोएरिन में नाम इसका है क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये आ जाएगी इसमें, इसके द्वारा भी अपन हेलोएरिन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करना है, सैंडमेयर रिएक्शन में इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका नाम है BDC। इसकी स्ट्रक्चर में बना देता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में CuCl2 एक कैटेलिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये कैटेलिस्ट क्या करेगा, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और यहां से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इसके द्वारा भी अपन क्या करेंगे, हेलोएरिन को बनाया जा सकता है। अगर मान लो क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप ले सकते हो HBr। बाकी ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको आप ले सकते हो। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका एनिलीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर, और NaNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये BDC बनता है। ये एनिलीन वाले चैप्टर में फिर से बताऊंगा मैं रिएक्शन, ये वापस रिपीट होगी, तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना, दोनों जगह नहीं पढ़नी, एक ही जगह पढ़ लो, सेम रिएक्शन है एनिलीन वाला चैप्टर और यहाँ पे हेलोएल्केन हेलोएरिन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये अपना हेलोएरिन बना सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में। अब सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन लगभग सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं इसमें। गाटरमान में भी क्या करते हैं, BDC लेते हैं अपन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं अपन। गाटरमान रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, और यहां पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है HCl के साथ में, जैसे CuCl2 लिया मैंने, तो यहां पे लेना है कॉपर पाउडर लेना है, यहां पे लेना है कॉपर पाउडर लेना है, या कॉपर डस्ट ले लो, कॉपर डस्ट या कॉपर पाउडर ले लो। यहां पे गाटरमान में अपन ने क्यूप्रिक क्लोराइड लिया था, और यहाँ पे कॉपर डस्ट लेना है या कॉपर पाउडर लेना है, और बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज है, और बाकी बनने वाला प्रोडक्ट भी दोनों के लिए सेम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आप ऐसे बना सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगा आपका सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, लगभग सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। एक रिएक्शन तो यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एनिलीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आते हैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है, जहां से क्वेश्चन बनने की 99% पॉसिबिलिटी है, उस टॉपिक पे चलते हैं अपन। तो पहला इसमें दे रखा है SN1 और SN2, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा टॉपिक इजी भी है, तो ये चीज अपन समझते हैं। तो SN1 और SN2 इसमें क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, MCQs में पूछ लिए जाते हैं, इसका मैकेनिज्म पूछ ली जाती है इसमें। अब सबसे पहले आते हैं SN2। SN2 का फुल फॉर्म में होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूल, बाई मॉलिक्यूल, इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। अब इसमें नीचे दे रखा है बैक साइड से अटैक, बैक साइड से अटैक करेगा, और ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन इसमें नहीं बनेगा, रिटेंशन किसमें बनेगा, SN1 के अंदर बनेगा। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है। इसमें नाम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एक नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले से वहां से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को वहां से रिप्लेस कर देगा।
जैसे ये नया वाला न्यूक्लियोफाइल है और ये पहले से न्यूक्लियोफाइल है, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप, यहाँ से हटने वाले को कहते हैं लिविंग ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन SN2 एक स्टेप में कंप्लीट होती है, तो एक स्टेप में कंप्लीट होती है तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा। तो इसमें इसलिए दे रखा है बैक साइड से अटैक, और बैक साइड से अटैक करने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट को कहते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर सामने से जहां पहले से न्यूक्लियोफाइल है वहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा उसको कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, और ये एक स्टेप में कंप्लीट होके और इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा नया वाला न्यूक्लियोफाइल और CH3 ये हो जाएगा। तो यहाँ बैक साइड से बनने वाला प्रोडक्ट होगा, इसमें एक स्टेप में कंप्लीट होती है, इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है, इसमें पहले स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, एक तो एल्किल हैलाइड वाला और एक न्यूक्लियोफाइल, दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आगे चलते हैं SN1 की ओर। SN1 का मतलब, SN1 जब भी बोला जाए तो दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां SN ज्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे देखना कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है SN1 के अंदर, और ये पहली चीज तो ये यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल काम में आता है, इसमें पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल काम में आता है। दूसरा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरा दे रखा है कार्बोकैटायन बनता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, रेसेमिक मिश्रण बनता है। रेसेमिक मिश्रण का मतलब ये होता है कि जैसे नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल पहले वाले न्यूक्लियोफाइल की जगह जुड़ सकता है, तो ये हो जाएगा रिटेंशन, और नया वाला न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। तो 50-50% चांस रहता है, 50% रिटेंशन का, 50% इन्वर्जन का रहता है, तो इसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर बोला जाता है इसको, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसमें SN1 की अगर बात करें तो SN1 की अगर बात करें तो इसमें कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा फास्ट होता है SN1 के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, CH3 Cl CH3 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, और उसके बाद में रिएक्टिव होता है CH3 2 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री। तो ये इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। SN1 की अगर बात करें तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और 1 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव, और उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है इसमें। इस तरह से देखना है। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इतना लेस रिएक्टिव होता है कि SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है। और SN2 की अगर बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। SN2 की अगर बात करें तो SN2 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी एल्किल, और उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होता है इसमें। इस तरह से आपको ध्यान में देखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन तो करवानी है, बट इसमें आपको रिएजेंट की जगह आपको एल्कोहलिक KOH लेना है। KOH 2 टाइप के होते हैं, एक एल्कोहलिक होता है, एक एक्वस KOH होता है। एक्वस KOH के लिए NSR करवाई जाती है, और एल्कोहलिक KOH के लिए आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है। तो ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ में CH2CHR। अब यहाँ पे जो हेलोजन है, ये हेलोजन क्या करेगा, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो इस तरह से, तो यहां पर क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हेलोजन का एलिमिनेट होना एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है,
ये दोनों HX के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, HX के फॉर्म में। और रिएजेंट यहाँ पे क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH लेना है। हाँ तो बच्चों इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको ये देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन बोला जाता है। तो इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, और बनने वाला प्रोडक्ट आपको देखो यहाँ पे लिखा मिला है एल्किन बनेगा इसके अंदर। तो एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है, तो उसमें एक सेटजेप का रूल आता है इसमें, वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ से अगर हेलोजन और हाइड्रोजन को आपने एलिमिनेट किया तो इन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगी, एल्किन बन जाएगी इसमें। तो ये बना एल्किन में यहाँ पे बना रहा हूँ CH डबल बॉन्ड CHR, R का मतलब एल्किन है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं यहाँ पे, ये चीज देखना है। तो एक तो ये चीज होगी, और इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना है कि कभी कभार अपन गलती कर जाते हैं कि एल्कोहलिक KOH लेना है, एक्वस KOH नहीं लेना है। एक्वस KOH का यूज कहाँ पे करना है, NSR रिएक्शन, NSR का टाइप SN1 और SN2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के लिए आपको लेना है एलिमिनेशन रिएक्शन लेनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें अब इसमें देखो एक आ रहा है सटजेप रूल। सटजेप रूल के अंदर मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट एल्किन यानी मेजर प्रोडक्ट होगा ये हमारा। तो आपको मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं याद रहेगा, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये ध्यान रखना। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH और यहाँ पे CH3, दूसरा एल्किन मैंने ले लिया CH3, ये एल्किन है, दो अलग अलग एल्किन है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट एल्किन कौन सी है, या ऐसा बोलो कि ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें, वो अपना मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन हमारा, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अल्फा कार्बन, इधर भी डायरेक्ट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, तीनों के पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 9 हो गए। अब ये हो गए। दूसरी एल्किन आपके सामने मैंने रखी है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इधर भी कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो अपने पास में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं निकल के, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो अब आपको चेक करना है कि ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सी होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल एल्किन होती है। अब इसका एक फिर से मैं वापस से एलिमिनेशन वाली रिएक्शन एक करवा रहा हूं, जिसमें आपको बताना है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपको देना, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH X CH3, एक इसमें करवाना है अपन को एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन। अब अपने पास में देखो अल्फा कार्बन तो एक ही, अल्फा कार्बन वो होते हैं जहां से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, और बीटा कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन जहां अल्फा कार्बन से आगे वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन अपने पास में यहाँ पे 2 है और बीटा कार्बन अपने पास में 2 है, तो इसके हिसाब से अपन 2 अलग अलग टाइप की एल्किन मैं यहाँ पे बना रहा हूं। एक तो ये बना रहा हूं, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करके नंबर 1, और दूसरा मैं ये बना रहा हूं नंबर 2, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करके। आपको बताना मेजर एल्किन कौन सा होता है या मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है सट-जेप रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैंने 1 नंबर वाला ये हटाया तो ये वाला एल्किन बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर 2 नंबर के अकॉर्डिंग बनाया तो मेरा एल्किन ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप ही बताओ मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन सा हो सकता है। ज्यादा स्टेबल जो एल्किन होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, और ज्यादा स्टेबल एल्किन कैसे चेक करेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। या डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाला अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ये है और इसके पास में 2 हाइड्रोजन, तो अपना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मिल रहा है, और नीचे वाले में डबल बॉन्डेड कार्बन से अल्फा कार्बन, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन से अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन 2 है और दोनों के पास 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अपना
यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है। तो जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल एल्किन होगा और सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की खास बात होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ में। तो अपना इस चैप्टर के अंदर मेटल के साथ में रिएक्शन, दो ही मेटल लेना है अपने को। एक तो लेना है मैग्नीशियम लेना है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और दूसरा लेना है सोडियम मेटल लेना है। तो पहले वाला मैं बता देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली रिएक्शन बता दें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है? मैग्नीशियम मेटल एल्किल और हेलोजन के बीच में बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये क्या बन रहा है? RMgX। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो गया। और ये रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल ही होना चाहिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेना है। ड्राई ईथर नहीं लिया, मॉइस्चर ईथर ले लिया, तो यहाँ पे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह एल्कोहल बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें जरा। नेक्स्ट चलते हैं अपन हुड्स रिएक्शन और हुड्स फिटिंग रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन में क्या करना है कि आपको एल्किल हैलाइड लेने 2 मोल, और हुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है कि आपको 1 मोल एल्किल हैलाइड, दूसरा मोल एरिल हैलाइड का लेना है। और एक इसके अलावा और आती है फिटिंग रिएक्शन जिसमें दोनों ही मोल एरिल हैलाइड के लेने होते हैं। तीनों रिएक्शन को मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ मैं हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन में क्या करना है? एल्किल हैलाइड 2 मोल सोडियम मेटल, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे अपना जो मेन प्रोडक्ट होगा वो एल्केन ही बनेगा। मेन प्रोडक्ट जो होगा एल्केन ही बनेगा। अब देखो हुड्स रिएक्शन में मैंने क्या लिया? 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लिया, ये मेरी हुड्स रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा हुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है? 1 मोल एल्किल हैलाइड, दूसरा मोल एरिल हैलाइड ले लो इसमें। तो 1 मोल मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड और दूसरा मोल ले लिया मैंने एरिल हैलाइड ले लिया। बाकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवानी है। तो ये मेरा बनेगा एरोमेटिक एल्किल बन जाएगा। एरोमेटिक एल्किल बन जाएगा। तीसरा मैंने ले लिया दोनों ही मोल अगर एरोमेटिक हैलाइड ले लिया मैंने तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी फिटिंग रिएक्शन AR। इसके स्ट्रक्चर में बना देता हूं। इधर देखो, आप देखो पहली रिएक्शन कौन सी थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है? आपको एल्किल हैलाइड लेना है, एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड भी ले सकते हो आप, तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। मैग्नीशियम मेटल लेना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे RMgX हो जाएगा। दूसरी मेरी रिएक्शन है हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन के अंदर आपको लेना है 2 मोल एल्किल हैलाइड और साथ में 2 मोल सोडियम मेटल के लेने, और बनने वाला ये आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा एल्केन होगा। यहाँ पे एल्केन होगा। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि सिमेट्रिकल एल्केन बनाना ज्यादा प्रीफर करना आपको। सिमेट्रिकल एल्केन ज्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे, नहीं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगी यहाँ पे। तो दूसरा आपने 1 मोल एल्किल हैलाइड, दूसरा मोल एरिल हैलाइड कर लिया, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा हुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। बाकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर आपने दोनों ही मोल एरिल हैलाइड के ले लिए तो बनने वाले रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है आपको, तो ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन हुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये सेम जो अभी बताए, हुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है? एल्किल हैलाइड के 1 मोल और एरिल हैलाइड के 1 मोल, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी हुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आ जाओ अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के क्वेश्चनों के अंदर, तो इसी के बारे में अपन बात करें। पहला दे रखा है CH2Cl2 डाइक्लोरो इथेन दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है पहला वाला डाइक्लोरोमीथेन। ये इसका यूज करते हैं, यानी ये तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और ये इसके यूजेज रहेंगे और ये इसके हार्म्स रहेंगे, मतलब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में दे रखा है। तो पहला दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। तो डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं इसका,
और इसका क्या इफेक्ट है, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसमें दूसरा दे रखा है CHCl3, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, एनेस्थेटिक में यूज करते हैं, आज तो नहीं करते, पहले के टाइम में यूज करते थे एनेस्थेटिक। और इसका भी सॉल्वेंट के जैसे यूज करते हैं, ध्यान रखना इसको, सॉल्वेंट के जैसे इसको यूज करते हैं। और इसको क्या करते हैं, ये फॉर्म पॉइजनस गैस बनाते हैं, पॉइजनस गैस बनाते, पॉइजनस फोर्सिन गैस बनाते हैं। फोर्सिन गैस क्या होता है, फोर्सिन गैस होता है COCl2, फोर्सिन गैस होता है COCl2, ये पॉइजनस गैस होता है, ये गैस बनाते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना इसका। और नेक्स्ट दे रखा है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ड्राई क्लीन में यूज करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, लेकिन इसका हार्मफुल क्या है, लीवर डैमेज कर देता है, ज्यादा इसके डोजेज हो जाते हैं तो लीवर को डैमेज हो जाते हैं। और नेक्स्ट दे रखा है फ्रियोन्स दे रखे। फ्रियोन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, इसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर है या AC वगैरह एयर कंडीशनर, इसमें यूज होता है। लेकिन इसका जब ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, ओजोन डिप्लेक्शन हो जाता है, ओजोन जो लेयर है उसका डिप्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो हार्मफुल जो UV रेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे अर्थ पे आएगी और बहुत ज्यादा इसका नुकसान भी है। और नेक्स्ट दे रखा है DDT, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, वो कृषि के अंदर, क्रॉप के अंदर इसमें यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा इसका यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि ये जो अपना जो लैंड है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है इसमें, तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना इसमें। तो इसमें आप ध्यान रखना फ्रियोन के बारे में और CCl के बारे में ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ये चीज ध्यान रखें। और इसकी एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना, DDT की स्ट्रक्चर ध्यान रखें। स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इस तरह से Cl Cl तो ये इसकी स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा DDT की स्ट्रक्चर, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसकी स्ट्रक्चर पूछी गई है तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट ये चैप्टर का एक, तो बच्चों इसमें देखो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है, आई होप आप लोगों को समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से। और इसमें अभी इसके इस क्वेश्चन पे प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन देख लेते हैं इसमें। अब इसमें देखो मेन टॉपिक जो अपन ने कवर किए उसी से क्वेश्चन आए गए हैं। और एक चीज़ मैंने बताई थी, भूलना मत, याद रखना, SN1 और SN2 से हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। इसमें कभी क्वेश्चन मैकेनिज्म पे पूछ लिया जाता है, कभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी MCQs में क्वेश्चन इसको पूछ लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं लास्ट 10 ईयर की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं। तो व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ में आएगा, SN1 SN2 के बारे में बताना है, उसमें आएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है वाई इज क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन क्लोरोइथेन, यानी ये क्वेश्चन दे रखा है कि हेलोएरिन और हेलोएल्केन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कम रिएक्टिव कौन होता है, इसके बारे में बताया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेलोएरिन वाला कम रिएक्टिव होता है और हेलोएल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आंसर ट्राई करता हूँ आपको। तो यहाँ पे हेलोएरिन जो होता है, जिससे क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2Cl, ये हेलोएरिन हो गया और ये हेलोएल्केन हो गया। अब इसमें रिएक्टिविटी दोनों का कंपेयर करें तो ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो हेलोजन के लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ का जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन का, ये बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए यहाँ से हेलोजन इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर रेजोनेंस वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ हेलोजन इजीली बाहर हो जाता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होने वाला, कई बार इस पे क्वेश्चन आया, SN1 वाला और इसकी रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2, SN1 और SN2 के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में SN1 में मेन तो डिफरेंस क्या क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं होता है। और कम से कम 3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है SN1
टू स्टेप में कंप्लीट होता है और SN2 जो होता है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। और इस तरह से इसमें डिफरेंस वाला देखना है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। आपको याद होगा नेम रिएक्शन के अंदर एक आता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। एक स्वार्ट रिएक्शन होती है, बताया था, और एक डार्जन रिएक्शन होती है, और एक होती है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन जो होती है एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इसका दे रखा है सेटजेप का रूल। सेटजेप का रूल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही इसमें दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2 की मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था मैंने, और इसको थोड़ा सा ढंग से आपको याद करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट दे रखा है डिस्कस द रिएक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अभी बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हेलो एरिन लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव होता है एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। डिस्क्राइब प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन्स यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर और गाटरमान के बारे में बताया था मैंने। दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, दोनों में रिएक्टेंट सेम लेते हैं, दोनों में रिएजेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हेलो एरिन बनाने की एक मेथड है और नाम रिएक्शन भी है। नेक्स्ट दे रखा है डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन। हेलो एरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि इसमें बेंजीन के साथ में मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई थी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं अपन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। और लास्ट क्वेश्चन दो दे रखा है, वाई आर फ्रियोन्स हार्मफुल। फ्रियोन्स हार्मफुल क्या है, क्योंकि ये फ्रियोन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओजोन डिप्लेक्शन का काम करता है, इसलिए ओजोन डिप्लेक्शन का काम करेगा। तो ये हार्मफुल जो रेज है, UV रेज है, वो डायरेक्ट अपने अर्थ पे आएगी, तो इसलिए हार्मफुल है ये। तो ये सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। शॉर्ट वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट इतना इजी भी है। थैंक यू सो मच।